लिखो था, इसी को जो लिखा रहे थे, मतलब जो बताया उसी को लिखेंगे कि लिखिए सर जी। वन एंड ऑफ करंट लूप, वन एंड वन एंड ऑफ करंट लूप, वन एंड ऑफ करंट लूप behave like behave like north pole, behave like north pole, and another like south pole, and another like south pole, another like south pole, full stop. Hence current loop behave like hence current loop behave like perfect magnet. Hence current loop behave like perfect magnet, full stop. Perfect magnet, full stop. Hence the smallest unit of magnet is hence the smallest unit of magnet is magnetic dipole. The smallest unit of magnet is magnetic dipole, comma magnetic monopole does not exist. Magnetic monopole does not exist. Magnetic monopole does not exist. Does not exist. Full stop. This is Gauss's law of magnetism. This is Gauss's law of magnetism. This is Gauss's law of magnetism. Gauss's law of magnetism. Full stop. As the smallest unit of magnet is magnetic dipole, as the smallest unit of magnet is magnetic dipole, hence we can associate a dipole moment, hence we can associate a dipole moment with a current loop, dipole moment with a current loop, which is given by क्या कि कोई करंट कैरिंग लूप है, मान लेते हैं कि इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस लूप का एरिया ए है, लूप का एरिया ए है। तो चूंकि क्या कहा गया कि कोई भी लूप जो है वो मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करता है। इसका मतलब जो भी डायपोल बिहेव करेगा वहाँ डायपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पे भी करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका एरिया ए है। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है म्यू है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू, म्यू इक्वल टू करंट आई इंटू एरिया ए, आई ए। चूंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एन कैप यूनिट वेक्टर। डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू आई ए, आई जहां पे करंट है, ए जहां पे एरिया ऑफ लूप है, एरिया ऑफ लूप है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आई का एम्पियर हो जाएगा, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपको कहा गया कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट करता है। तो जो गॉसस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है उसके अनुसार क्या कहा गया है कि क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएस, है ना। हम लोग क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टेट में। गॉसस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ चुके हैं। गॉसस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जो है, चूंकि मैग्नेट के केस में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रोस्टेट में मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टेट में क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी जो था वो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट डायपोल है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। ये किसका रूल है? इसको हम लोग कहते हैं गॉसस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये क्या कहलाता है? गॉसस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉसस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, डायपोल होता है। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की बात नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए ये जीरो हो गया। इसी को गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। जबकि इलेक्ट्रोस्टेट में क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। हमने हेडिंग आप दिया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। उसका पहला पार्ट हमने दिया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। इसका दूसरा पार्ट जो है, इसका दूसरा पार्ट है फील्ड एट द फील्ड एट अ पॉइंट, field at a point on the axis of circular loop, field at a point on the axis of circular loop, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। लिखेंगे एक लाइन यहाँ पे, कोडिंग में हम लगाए थे कि नहीं। लिखेंगे कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, circular loop of radius r carrying a current I, carrying a current I, carrying a current I, full stop. Magnetic field at point P, magnetic field at point P on the axis of loop, point P on the axis of loop, on the axis of loop at a distance x, at a distance x from the center, at a distance x from the center is calculated as follow. From the center is calculated as follow. सेम था जैसे इलेक्ट्रोस्टेट के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, एग्जैक्टली सेम कहानी है यहाँ पे कि कोई सर्कुलर लूप है जो जैसे कड़ा हाथ में पहनते हैं उसी को ऐसे करके खड़ा कर दिए। ठीक है, उसके सेंटर से कोई डिस्टेंस एक्स है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। इस पे सपोज इस टाइप से करंट जा रहा है। ठीक है, इस टाइप से इसमें करंट फ्लो हो रहा है।
ये सेंटर है, सेंटर से सर अभी क्या बोले? बोले कि ये सर्कुलर लूप का सेंटर है। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट पी यहाँ पे लिया गया है, ये जो पॉइंट पी लिया गया है, ये वाला पॉइंट पी है। पी जो है आपका वो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। सेंटर से क्या है, सर्कुलर लूप के एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, पॉइंट पी है, पॉइंट पी है। चूंकि इलेक्ट्रो यहाँ का हर एक जो है बायोट सावर्ट लॉ से स्टार्ट होगा डेरिवेशन। क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ जो है एक स्मॉल एलिमेंट के लिए था, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेंगे। यहाँ पे क्या कर लिए, एक स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल ले लिए, आइडियल। ये क्या है आपका, चूंकि ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कैपिटल आर हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप के एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ये अगर एक्स है और ये आर है, और एक्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये डिस्टेंस, इसको हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं। स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। ये जो सेंट्रल लाइन है एक्स डिस्टेंस वाला जो सेंट्रल लाइन है, उससे ये एंगल थीटा का फॉर्मेशन कर रहा है। ऊपर थीटा होगा तो नीचे भी थीटा होगा। ठीक है, ये आपको आगे किए, ये पूरा है ना, कर सकते हो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, इधर पूरा बन गया आपका। इधर जो है आगे बढ़ाए, इसको हम एक्स नोट दे देते हैं नाम, एक्स नोट। एक्स नोट क्या होगा आपका, ये थीटा है तो नीचे वर्टिकल एंगल के अनुसार भी क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा। ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ऊपर वाला भी क्या है, ये थीटा, नीचे भी थीटा है, ऊपर वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, ऊपर वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। मान लेते हैं कि ऊपर से ये जो लाइन आगे बढ़ा है ऐसे, इसको हम एक्स डैश नाम दे देते हैं। और ये नीचे से जो ऊपर की तरफ ऐसे भाग आगे बढ़ा है लाइन, इसको अगर आगे और बढ़ा दे तो इस लाइन को हम एक्स डबल डैश दे देते हैं, एक्स डबल डैश नाम दे देते हैं। लिख लिए। अब देखो ये चीज जो है मेरे ख्याल से होगा, ठीक है, ये प्योरली एकदम थिंकिंग वाला चीज है, एकदम प्योर अंडरस्टैंडिंग वाला। एक चीज और करो तब हम स्टार्ट करेंगे इसको। एक्स नोट ऐसे लिखे हैं सिमिलरली, ये एक एक्सिस दे दीजिए, जैसे भी दे दीजिए, आपको अलग अलग कलर का पेन रखना चाहिए कि कंफ्यूजन नहीं हो। ये वाला जैसे एक्स नोट एक्सिस हो गया, इस एक्सिस का नाम आप क्या दे देगी, वाई नोट। इसको वाई नोट दे दीजिए नाम, एक्स वाई प्लेन। यानी कि ये एक्स नोट, ये वाई नोट, एक्स वाई प्लेन टाइप का ये हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे चीजें थोड़ा सा बदल जाती है। बदलती क्या है एक्चुअल में, जैसे अब क्या है, ये एक्स प्लेन है, देखो ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स नोट आपने नाम दिया है, ये वाई नोट नाम दिया है। लेकिन बउआ आपका जो हमने बोला कि सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप तो ऐसे नहीं रखा हुआ है,
ऐसे नहीं कि भाई हम कड़ा खोले और यहाँ ऐसे रख दिए, ऐसे ऐसा करके नहीं रखा हुआ बउआ, ऐसे। ये एक्चुअल में क्या है, कड़ा खोल के हमने ऐसे रखा है, ये जो ऐसे नहीं रखा हुआ, ये ऐसे रखा हुआ। और करंट ऐसे जा रहा है बउआ, करंट क्या है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, करंट क्या है, ऐसे जा रहा है। तो अगर देखो ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है। लेकिन सर्कुलर लूप आपका ऐसे करके है, उसमें करंट या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे करके जाएगा। ठीक है, वही चीज है बउआ। अब इमेजिन करो कि करंट जो है ऐसे ऐसे निकल के ऐसे आ रहा है, और आपका जो एकदम ऊपर वाला पोर्शन है, वो एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिए है। वो क्या लिए, करंट एलिमेंट लिए हैं। ठीक है, तब आपको सोचना है बउआ, देखो एक ऐसे करके, मान ली कोई ऐसे करके रखे रहता है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन करंट एलिमेंट है, इसका मतलब ऐसे करंट जा रहा है। हम उस करे को पकड़े, जो कड़ा बउआ ऐसे करके है, ऐसे करके खड़ा है ये, हमने करंट के डायरेक्शन में उंगली को रखा और कर्लिंग ऑफ द फिंगर किया है। हमको एक्चुअल में कहाँ निकालना है, हमको पी पॉइंट पे देखना है बउआ, पी पॉइंट पे देखना है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। यहाँ पे करंट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो जेड डायरेक्शन में। तो करंट जेड डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसको हम लोग के के वेक्टर चाहे तो नोटेशन से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या देखो, करंट ऐसे जा रहा है बउआ, और हमको निकालना क्या है, ये छोटा सा एक आइडियल हमने एक एलिमेंट लिया है, एक करे का एक छोटा सा को टुकड़ा हुआ, हमने सोचा दिमाग में वहां पे करंट जा रहा होगा। अब वहां करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखे, हम इमेजिन किए कि ये आइडियल एलिमेंट जो छोटा सा टुकड़ा है, उसको हम पकड़े। तो यहाँ पे जो होगा पॉइंट पी पे, सपोज पॉइंट पी तो मान लो कि पास में ही है, तो पॉइंट पी पे जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या वहां पे ले जाएगा, वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वहां पे। ये आपको सोचना है बउआ। क्या समझ में आया, क्या क्या हम बोले। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये चीज सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये नहीं है बुआ, ये है कि इसमें थोड़ा सा वेक्टर का हल्का सा नॉलेज होना चाहिए, और ये पे आपको एकदम कमांड होना चाहिए कि कैसे भी। जैसे हमने कहा कि भाई ये इमेजिन कीजिए, या आप अपने हाथ में कोई कड़ा पड़नी हुई है, उसको निकालिए, निकाल के सीधे नहीं रख दीजिए, ऐसे खड़ा कीजिए और कहिए कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन लीजिए, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखिए, और सोचिए आप कड़ा को पकड़े हैं। कड़ा को पकड़ने के बाद आपका उंगली, अगर मान लो कि आपका उंगली जो है वो भिंडी या बैगन इतना बड़ा बड़ा होता है, तो आपका उंगली जो है ऐसे जाता है, पॉइंट पी पे जाता है। पॉइंट पी पे कौन सा डायरेक्शन में इसका कर्लिंग होते हुए दिखता है, कौन सा डायरेक्शन में इसका कर्लिंग होते हुए दिखता है, वही डायरेक्शन ऊपर वाले एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे आएगा। सिमिलरली नीचे वाले एलिमेंट के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड का पी पे होगा। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिर हम लोग उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट निकाल कर करके हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले इस डायग्राम को कंप्लीट कीजिएगा, है ना। ये छोटा सा चीज हमने आपको बताया कि देखो भाई, क्योंकि यहाँ पे बउआ अभी तक हमको जो भी पीछे किए वहां पे साइन 90 डिग्री आ गया, वहां 1 हो गया। यहाँ पे ऐसा केस नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका क्योंकि सर्कुलर लूप के एक्सिस पे है, सेंटर पे तो था, तब हुआ यही है, सेमी प्लेन में लग गया, इनटू आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर्कुलर लूप के एक्सिस पे बउआ अगर करंट जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ और दिखाएगा। ठीक है ना, तो उस बेसिस पे हम लोग काम करेंगे यहाँ पे जो कर रहे हैं। तो जैसे देखो, एक जो होगा यहाँ से जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, कैसे भागेगा वो हम बताएंगे। डीबी इस डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, इसको आप चाहो तो ई डायरेक्शन को डीबी कहीं बीच में लिख दो, डीबी वेक्टर, और इस डायरेक्शन को आप अगर जैसे वाई जीरो दिए हैं, तो यहाँ पे वाई वन दे दीजिए। और एक एलिमेंट जो नीचे वाला रहेगा बउआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ करंट जैसे है कि अगर आप लूप रखती हो बउआ, कड़ा आप जो है खोल करके यहाँ रखती है, तो एक तरफ से जैसे करंट ऐसे आ रहा है, तो अगर ऊपर से आपके आंख के तरफ आ रहा है तो आपने डॉट दिया, प्लस को दिया, ऐसे ही बउआ ऐसे करंट घूमते हुए ऐसे नीचे नीचे जो है बउआ
ऐसे करंट आकर के यहाँ जा रहा है, अंदर के तरफ घुस रहा है, तो अंदर के तरफ घुस रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे दिए, क्रॉस दे दिए। करंट जो है अंदर की तरफ घुस रहा है और इसको हम माइनस के डायरेक्शन दे दिए। क्या दे दिए, माइनस के डायरेक्शन। तो नीचे वाला के इन्फ्लुएंस में हुआ, नीचे वाला में जैसे अगर कुल लूप है ऐसे करके सर्कुलर लूप है, नीचे वाला पोर्शन जो है उसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा था, आप ऐसे करके रखे बउआ, ये लूप है, आप अंगूठा को इस टाइप से रखे, इस टाइप से किए हैं, और पॉइंट पी की तरफ जो है आप अपने अंगूठा को घुमाए, फिर देखिएगा कि भाई पी पे डायरेक्शन कैसे करके बनेगा मैग्नेटिक फील्ड पे। अब ये प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या है बउआ, यहाँ पे आपको एकदम फेस टू फेस होना चाहिए इंसान को। एक कड़ा, जब भी हम इसको पढ़ाते थे आज के पहले कभी भी फेस टू फेस में, तो हम किसी से कड़ा खुलवाते थे बउआ, हम कड़ा के ऊपर वाला पोर्शन हम कह देते थे एकदम फिक्स कर लो, ठीक है, कि भाई करंट ऊपर वाला जो है कड़ा के ऊपर में इधर डायरेक्शन में आ रहा है, हम कहते थे ऐसे अंगूठा रखो और कर्लिंग ऑफ फिंगर पी पे जाओ, किस डायरेक्शन में हो रहा है आपको, ठीक है। और फिर हुआ, चूंकि ये कड़ा है, ऐसे करंट आ कर करके नीचे अंदर की तरफ है, तब कहते थे ऐसे करके रखो, फिर आप पॉइंट पी पे जाइए, ठीक है, क्योंकि एक आपका करंट का डायरेक्शन है, दूसरा पॉइंट पी पे है, फिर कर्लिंग ऑफ द फिंगर कीजिए। तो जब कर्लिंग ऑफ फिंगर करोगे अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, तो क्या होगा आपका, फिर एक मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में बनेगा बउआ, ठीक है, जहाँ की डी भी वैल्यू होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो वेक्टर तो सेम नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि करंट यहाँ सेम है और डिस्टेंस यहाँ सेम है हर सिचुएशन में। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड ये जाएगा बउआ, ठीक है। ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा ठीक है, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल आपका थीटा होगा, दोनों कुछ सोच पा रही है, बताओ कुछ। भारी थोड़ा सा लगेगा ये चीजें, क्योंकि यार इसके लिए आपको फेस टू फेस होना जरूरी होता है इंसान को। ठीक है, तो जैसे ये वाई डैश दे दिए ना, डीवी को हुआ थोड़ा सा पीछे की तरफ डॉटेड कर करके यहाँ वाई डबल डैश नाम दे दो, सिर्फ वाई डबल डैश नाम दे दो, ठीक है। ये थीटा है, लिखो पहले इसको लिखो। लिख लिए। तो देखो ठीक है, अब इसमें जैसे थीटा है, हम थीटा दिए कैसे, फिर यहाँ थीटा हो गया, तो ये तो आपको सोचना है इंस्टेंटली। देखो यहाँ डीवी है, डीवी का जिसके साथ थीटा होता है डीवी का, उसके साथ कंपोनेंट अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है, इस लाइन के साथ जो वाई जीरो वाला लाइन था, इसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड थीटा बना रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा होगा, और एक कंपोनेंट इसका एक्स नोट की तरफ छूटेगा, ये होगा डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली आपका इस डीबी का एक कंपोनेंट वाई नोट की तरफ टूटेगा, डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट डीबी का इधर की तरफ टूटेगा, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है डीबी कॉस थीटा, ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये कैंसिल आउट कर देगा, डीबी कॉस थीटा वाला हमारे पास बचेगा क्या टर्म, डीबी साइन थीटा वाला बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, डीबी साइन थीटा वाला। और जैसे हमने आपको पहले बताया है, फ्लो इंटीग्रेशन के टाइम में बताएंगे, कुछ इंटीग्रेशन तो यहाँ करना पड़ेगा आपको ठीक ठाक, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में 3-4 इंटीग्रेशन अच्छा अच्छा था, वैसे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। लिखा गया हाँ। जैसे देखो यहाँ हमने माइनस के दिया है वेक्टर, क्योंकि जब भी डीबी लेते हैं बउआ, डीबी जब भी लेते हैं बायोट सभाट लोग के अनुसार, तो क्या करते हैं हम लोग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहता है, और आइडियल क्रॉस आर वेक्टर लेते हैं, आइडियल क्रॉस आर वेक्टर लेते हैं,
ठीक है। तो जैसे अगर हम इसके लिए लिख रहे हैं डीबी, जैसे यहाँ पे माइनस के वेक्टर था, यहाँ क्या था, माइनस के वेक्टर था। तो यानी कि आइडियल का जो डायरेक्शन था वो माइनस के, हमने कहा कि लूप है इसे, लूप में अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बउआ, ऊपर वाला हिस्सा से आपके आंख की तरफ जा रहा है, और जैसे ही करंट ऐसे होकर नीचे गया, अब ये जा रहा है आपसे, अब ये एक सर्कुलर लूप है बउआ। ठीक है। तो इसके लिए हमने माइनस के लिया था, तो ये माइनस के है वेक्टर। ठीक है। और क्रॉस, आइडियल क्रॉस आर, आर क्या है आपका, जो डिस्टेंस कंपोनेंट है वो आई वेक्टर के लॉन्ग है। ठीक है, क्या है, आई वेक्टर, जो एक डैश जो हमने लिया है वो आपका आई वेक्टर के क्रॉस है। तो अब आपको सोचना होगा कि माइनस के क्रॉस आई वेक्टर करोगे, माइनस के क्रॉस आई करोगे, तब जो है आपको माइनस जे वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस जे वेक्टर। ठीक है। तो एक्चुअल में अब थ्री डी फिगर को टू डी प्लेन में एक्सप्लेन करना लिटिल भी डिफिकल्ट होता है। फेस टू फेस अगर हम ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, सेंटर से कोई पेन को लेकर के कहते हैं देखो ये पी पॉइंट है, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करते हैं, यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन देखो कहते हैं करंट अगर ऐसे करके आ रहा है तो इसको प्लस के वेक्टर लिए, नीचे वाला से अंदर के तरफ जा रहा है तो माइनस के वेक्टर लिए। ठीक है। फिर ये डिस्टेंस ऐसे अगर है हुआ, तो जैसे एक सेंटर पेन रखे हुए हैं, दूसरा यहाँ से यहाँ ऐसे टच करवाए हुआ है, तो इसीलिए हमने एक डैश एक डबल डैश का जो भी हमने स्टार्टिंग में लिया। ठीक है, उससे तो वो फैक्टोरियली जो है इसको जस्टिफाई करना काफी आसान होगा। थ्री डी में विजुलाइज करना मतलब ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। लेकिन जैसे डायग्राम पे जहाँ कहाँ कैसे थीटा हर जगह लिए हैं, कहाँ कैसे, ये चीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, बैठ करके एकदम अच्छे से देखोगे और देख कर आपको मेमोराइज करना होगा बुआ। और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में प्रीवियस अब स्टार्ट करना चाहिए चैप्टर में, कि कभी कोई डेरिवेशन आया है क्या, या क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, तो समझ में आएगा डेरिवेशन का इम्पोर्टेंस। अदरवाइज लगेगा कि नहीं भाई तो चलो छूट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। सर ऐसा ऐसा और कितना डेरिवेशन है? नहीं, इस चैप्टर में दो तीन वो मिलेगा वो आपको डेरिवेशन। ठीक है। ऐसा है इसके सर, बाद में, जैसा फिगर बनाए। हाँ, इस चैप्टर में आपको मिलेगा, इस चैप्टर में जैसे सर्कुलर लूप के द्वारा है, एक्सियल पॉइंट पे हुआ, फिर जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के द्वारा हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एकदम सेम टाइप का जो है इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है निकालना पड़ेगा। और साथ में इसमें फाइनाइट वायर के द्वारा भी निकालना पड़ेगा, फाइनाइट लेंथ के द्वारा। तो मैथमेटिकली दोनों जो है उसमें आपको ठीक ठाक इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पड़ता था। समझे कि नहीं। तो जैसे दो तीन चीज जैसे उसका भी हुआ आपका, इलेक्ट्रोस्टैट का भी इम्पोर्टेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। हाँ, साथ में जैसे अगर मान लिया अभी इस साल जो है कुछ डेरिवेशन हटाया होगा, कुछ ये किया होगा, वो अपना थोड़ा सा सिलेबस को देखते जाएगी कि भाई इस चैप्टर से क्या कट कर दिया है, हटाया या क्या है, क्या चीज बोली बुआ। कुछ भी नहीं हटाया है। हाँ, नहीं हटाया है तो बुआ आपको, क्योंकि चैप्टर चैप्टर का देखो बुआ, फिजिक्स में 70 मार्क्स का रिटन एग्जाम जो भी लेता था आज तक में, इस साल के पहले मतलब जो भी है लेगा आपको एग्जाम में, तो 70 मार्क्स का एग्जाम का लेता था बुआ, तो हर चैप्टर का देखो मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और मतलब, हाँ, डरना नहीं इसका चाहिए। कितना होगा? क्या चीज बोलिए। ई चैप्टर का कितना होगा? नहीं तो क्वेश्चन बैंक में आपका दिया होगा ना, जहाँ पे आपको लिखा हुआ कि क्या हटाया क्या नहीं हटाया है, वहाँ आगे कितना पीरियड में है वो लिखता है क्वेश्चन बैंक में, सामने मार्क्स स्कीम दिया रहता है। वो अलग अलग लिखा हुआ है सर, जैसे 2 मार्क्स क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है सब ईयर का, उस तरह से लिखा नहीं। अच्छा, नहीं तो इसका भी होगा ही बउआ, 7-8 नंबर का होगा ही, कम का तो नहीं होगा ये चैप्टर। ठीक है, होगा ही। क्योंकि देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एकदम मिलता जुलता आपका ईएमआई, हम इसको खत्म करके ईएमआई में एंट्री करेंगे, ईएमआई खत्म करेंगे तो हम अल्टरनेटिंग करंट में जाएंगे, और अल्टरनेटिंग करंट खत्म होगा तो हम मैग्नेट, जो 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाता है टॉपिक, मैग्नेट करेंगे, तब हम लोग सेकेंड में लाइट में जाएंगे। लेकिन इस सब में वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है, अगर सिंसियरली आप लोग नहीं करोगे तो
और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि तो रिकॉर्ड है बउआ कि आप लोग कोई भी टाइम पे कभी ज्वाइन नहीं करते हैं। एक क्लास खत्म होता है उसके बावजूद भी नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे भी नहीं। और हम तो 1.5 घंटा का इफेक्टिव हमेशा लिए हैं क्लास क्लास 12th में हमेशा, समझे कि नहीं। कभी कभी तो मतलब एकदम, जब कभी कभी लगता था कि नहीं भाई सिलेबस छूट रहा है, तो हम एकदम नॉन स्टॉप जो है ना, चू चा एक सब नहीं बोलते थे, हम एकदम स्ट्रिक्टली मना कर देते थे कि भाई क्लासरूम में कि जो भी मतलब पढ़ाई के अलावा इधर उधर कोई टॉपिक नहीं निकलेगा कभी भी। नहीं तो हम तो हमेशा फ्रेंडली पढ़ाए क्लासरूम में, जब भी पढ़ाए तो बहुत फ्रेंड बन करके। लेकिन जो भी चीज़ है ना, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। 11th के अपेक्षा 12th का सिलेबस आसान है, लेकिन पढ़ने के लिए वो थोड़ा सा लेंदी टाइप का है। 11th में फॉर्मूले कम है याद करने के लिए, 12th में फॉर्मूले ज़्यादा है याद करने के लिए। जैसे इसमें 2 4 5 फॉर्मूला तो आपको अब आ जाना चाहिए बउआ, ठीक है। जैसे एक पढ़ा दिया कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या होगा, बायोट सावर्ट का क्या फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला तो आपको कम से कम। फिर एफ बराबर क्यू भी क्रॉस बी बउआ, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको। और एफ इक्वल टू आइडियल क्रॉस बी, ये सब का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बउआ, कुछ दिन बाद देखेंगे। हर क्लास में इसका यूज होगा, देखेंगे ईएमआई में भी इसका यूज होगा, आइडियल क्रॉस बी वाला का नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें। और ये एकदम प्योरली जो है रिलेटेड चैप्टर है ये दोनों, ये वाला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला एक दूसरे से। इससे कब उसमें एंट्री कर जाएंगे पता नहीं चलेगा, हम हेडिंग लिखाएंगे सब कुछ करेंगे लेकिन पूरा कोरिलेट है। समझे कि नहीं। तो थोड़ा सा सीरियस होकर करके, क्योंकि ये जैसे 2 3 चैप्टर तो आपके एनसीईआरटी के अनुसार खत्म हो गया है, या 2 टॉपिक हमारे अनुसार इलेक्ट्रोस्टेट और करंट। अब ये 2 से 3 चैप्टर एकदम एक जैसा लगेगा, एकदम एक जैसा, अगले 2 से 3 महीना कर सकती हो आप। जुलाई है ना ये, अगस्त सितंबर अक्टूबर मिड तक में, या हो सकता है कभी और ज्यादा भाग जाता है तो जाके नवंबर नवंबर में कभी स्टार्ट होता है बुआ ये ऑप्टिक्स जो है, ठीक है। ऑप्टिक्स अगर अच्छे से पढ़ाया जाता तो भी 2 महीना हमको लग जाता, हालांकि इस साल जो है हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाए थे, ऑप्टिक्स को बहुत जल्दी कंप्लीट किए थे, क्योंकि ऑप्टिक्स लगता है जाके दिसंबर स्टार्ट हुआ था, 1 2 दिसंबर को, समझे। तो ऑप्टिक्स खत्म करने के बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स, मतलब क्योंकि उसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है मॉडर्न फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है मॉडर्न में, तो वो जल्दी निकल जाता है, क्योंकि उसको रुक करके डेरिवेशन को समझाना नहीं पड़ता है, इसलिए। तो पूरा कंप्लीट हुआ अगर ढंग से कोई पढ़ाएगा ना, बहुत ढंग से, जिसको क्लास 12 का फीस एकदम सोच के करेगा, एकदम जो कहता है ना कि भाई बच्चे को एकदम समझा समझा के रुक रुक कर, तो साल भर से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। अगर 1 घंटा का क्लास लेगा तो कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं हो सकता इसलिए बात, जो भी है, ठीक है। तो भी इसको लिखेंगे वो यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे। लिखेंगे कंसीडर करेंट एलिमेंट डीएल, कंसीडर करेंट एलिमेंट डीएल at the top of loop, consider a current element dl at the top of loop which has outward current, के वेक्टर लिखे डॉट दिए outward current, which has outward current, so magnetic field due to idl, so magnetic field due to idl at point p, idl at is point p is क्या हो जाता है बाबा, बायो सवाट लो ही यूज करेंगे। और देखो हर एक फॉर्मूला में बउआ सेंटर पे जब रखे तो भी बायो सवाट लो, डीबी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आइडियल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब वेक्टर फॉर्म में ये बताए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है बउआ, आप चाहो तो लिख सकते हो कि आइडियल जो है बउआ, आइडियल क्या है, पॉजिटिव के एक्सिस में है। आइडियल का डायरेक्शन क्या है बउआ, आइडियल एलोंग जो है के डायरेक्शन में, आइडियल के डायरेक्शन में है। आर डैश वेक्टर जो है बउआ, ये आर वेक्टर जो है, ये जो आर वेक्टर कर रही हो ये आर वेक्टर, ठीक है, कह सकते हो आर डिस्टेंस है। आर वेक्टर क्या है बउआ,
देखो एक्स डैश के डायरेक्शन में, क्या है, एक्स डैश के डायरेक्शन में। आर वेक्टर जो है वो एक्स डैश के अलोंग है, आर डैश वेक्टर इज अलोंग एक्स डैश, एक्स डैश। तो अगर के वेक्टर लोगी, देखो के वेक्टर क्या है, पॉजिटिव के ऊपर की तरफ में है बउआ, जेड एक्सिस को के वेक्टर कहते हैं। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा भी समझ है, थोड़ा सा भी क्रॉस प्रोडक्ट समझ है, तो बुआ क्या रखेगी, के वेक्टर के तरफ अंगूठा रखेगी, क्योंकि आई वेक्टर के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा, आइडियल करंट एलिमेंट का डायरेक्शन आइडियल के वेक्टर को। और चारों उंगली को क्या रखेगी, आर वेक्टर के लोग, क्योंकि आइडियल क्रॉस आर है। तो के वेक्टर के लोग अंगूठा रखे, और क्या रखे हम, आर वेक्टर के लोग चारों उंगली। अब क्या करते हैं, कर्ल करते हैं बुआ, क्रॉस प्रोडक्ट आइडियल क्रॉस आर। ठीक है, कर्लिंग करते हैं क्या करते हैं, कर्ल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कर्ल करने से ये, चूंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बउआ, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दो वेक्टर के, जो दोनों वेक्टर होता है उसका परपेंडिकुलर होता है। तो ये ऊपर की तरफ है, ये ऐसे, इसका परपेंडिकुलर किधर जाएगा, ये एक ऐसे ऊपर की तरफ, और ये एक्स ऐसे है, क्योंकि आर वेक्टर के लोग एक्स वेक्टर है। तो इसका परपेंडिकुलर बउआ एकदम ये बउआ वाई डैश की तरफ गया, डीबी क्या गया, वाई डैश, तो इसके द्वारा जो है वाई डैश गया, और नीचे वाले के द्वारा इधर गया बउआ, इधर। इसीलिए तो आइडियल आर, तो नीचे लिखेंगे देयर फोर आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर वेक्टर इज अलोंग, यहाँ पी था पी वाई डैश, इज अलोंग पी वाई डैश। ये लिखाने के बाद अगर जब सोचोगे थोड़ा सा, जब थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट एकदम हल्का सा भी अगर आपको मालूम है सर जी, क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर की तरफ हुआ, हम सिंपल हुआ उंगली को कर्ल करते हैं, अपने आप डायरेक्शन दे देता है। मेरा के वेक्टर अपवर्ड है, ऐसे करके है, और ये है हुआ ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर करके, तो वो उस डायरेक्शन में गया। सिमिलरली नीचे वाले एलिमेंट के द्वारा होगा, लिखेंगे, ये तो हमने आपको दे दिया कि कैसे कैसे जो बनाया है वो एक्स डैश वाई डैश। लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, पॉइंट पी इज, पॉइंट पी इज क्या होगा, बी इक्वल टू, इंटीग्रेट कहां कहां करेंगे, जीरो से टू पाई आर, टू पाई आर, टू पाई कैपिटल आर बोल, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर है, जीरो से टू पाई आर। एक एलिमेंट से क्या आया है, डीबी आया है, डीबी। अगर हम दोनों एलिमेंट को लेंगे तो यहाँ पे टू डीबी साइन थीटा लिखेंगे, अदरवाइज एक एलिमेंट का सिंपल हुआ डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। ठीक है, एक एलिमेंट का लेंगे जीरो से टू पाई आर, अगर टू डीबी साइन थीटा लेंगे तो जीरो से पाई करेंगे, टू पाई आर नहीं करेंगे। ठीक, जीरो से पाई आर हुआ हाफ सर्कल के लिए, अगर एक एलिमेंट का लिए तो ऐसे करके आइडियल आइडियल या डीएल 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 पूरा हुआ टू पाई आर, तो एक कर लिया टू पाई आर तक इंटीग्रेट किया। क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई आर, डीवी का क्या वैल्यू हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर,